नमस्कार दोस्तों, करंट वाली क्लास में आपका बेहद स्वागत है। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है ये, हाल ही में किसको नया सचिव नियुक्त किया गया है? कौन सा सचिव नियुक्त किया गया है ये नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके लिए जो है गलत लिखा हुआ है, नया विदेश सचिव। इसको आप नोट कर लीजिए, नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो विदेश सचिव में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अभी तक कौन थे? तो अभी तक थे विजय मोहन पात्रा, और अभी कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं विक्रम मिश्री। इसको आप नोट करिए। अभी ये नए विदेश सचिव कौन बने हुए? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री किसका स्थान लेंगे? तो विजय मोहन पात्रा का स्थान लेंगे। अभी तक विदेश मंत्री कौन था? तो विजय मोहन पात्रा थे, और अभी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम मिश्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है बेटा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। वर्तमान में विदेश मंत्री, तो आप नोट करिए जरा, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जयशंकर, इनको भी आप नोट कर लीजिए। एस जयशंकर इस समय वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का अपना डीप सी मिशन लॉन्च करने वाला भारत जो है कौन सा देश बना है? भारत कौन सा देश बना है? कौन सा देश बना? तो ये भारत कौन सा देश बना हुआ है? 6वां। कौन सा देश बना हुआ है? अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डीप सी मिशन जो है क्या? तो समुद्र की गहराई में लॉन्च करने वाला एक मिशन लॉन्च किया गया है। ये इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है मत्स्ययान। क्या नाम रखा गया है? मत्स्ययान 6000। इसको आप नोट करिए। इस डीप सी मिशन का नाम क्या रखा गया है? मत्स्ययान 6000। इसको समुद्र की गहराई में लॉन्च किया जाएगा। लिखा है हमारा, लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो समुद्र की गहराई में। और कितना? 6000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। इसके नीचे जो है इसको सेट किया जाएगा। अब ये इससे फायदा क्या होगा भारत को? तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या फायदा होगा, इसको अभी आप नोट कर सकते हो कि समुद्र में या समुद्री जीवजंतु का अध्ययन करना इसका एक फंडा ये है। और समुद्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन करना, और समुद्र में जो अन्य रत्न पाए जाते हैं उसकी जानकारी लेना, इसका मेन कारण होगा किसका? मत्स्ययान 6000 का। ठीक है, और ये लॉन्च करने वाला भारत दुनिया में कौन सा देश बना है? 6वें क्रम का बना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली, कौन सा? हथियार प्रणाली स्कूल, इंपॉर्टेंट है। हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बेटा इसको भी आप लिख लीजिए, कहाँ पे? हैदराबाद। ये स्कूल प्रणाली, जो हथियार प्रणाली स्कूल है, इसमें होगा क्या? तो इसमें क्या होगा कि हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको आप नोट करिए। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे बेटा? ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हथियार चलाने की ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? तो ये आपके कहाँ दी जाएगी? हथियार प्रणाली स्कूल में। और ये कहाँ सेना के द्वारा स्थापित किया गया? हैदराबाद में। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब इसमें ये सब लिखा हुआ है हथियार। तो अभी एक सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया था, उसको भी आप नोट करिए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, ये पढ़ा चुका हूँ आपको, सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी इसको भी आप नोट करिए। रिपोर्ट, सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो है भारत जो है, इसको नोट करिए जरा। भारत, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सर्वाधिक आयात करने वाला देश है। आयातक देश है। मतलब सबसे ज्यादा हथियारों का आयात कौन करता है? आंसर हो जाएगा भारत। और इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि दुनिया में या विश्व में दुनिया में सर्वाधिक हथियार का निर्यात कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए।
और इसी में क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि दुनिया में सर्वाधिक हथियार किसके पास हैं। अभी तो ये क्वेश्चन आपके पास आया था सर्वाधिक हथियार, और भारत ने इस बार वृद्धि की है, ठीक है, पाकिस्तान को पीछे कर दिया, मैंने लिखवाया है। सर्वाधिक हथियार किसके पास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस। देखिए इधर यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वाले पूछते भी हैं, तो इसको आप नोट करना। सर्वाधिक आयातक देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। और सर्वाधिक हथियार किसके पास है, तो इसका भी एक आंसर है। दुनिया में सर्वाधिक हथियार किसके पास है, तो हथियार किसके पास है, तो रूस के पास है। और सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है, यूएसए, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हथियार प्रणाली स्कूल खोला गया है, और इसी में क्वेश्चन आपसे और आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला, देखिए नोट करिए, खेल विश्वविद्यालय, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, इसको आप नोट करिए, मणिपुर में। और इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, वानिकी जो विश्वविद्यालय है, वन विश्वविद्यालय, ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। क्या बेटा, तेलंगाना। और इसी में पूछा जाए, ये सारे क्वेश्चन नए हैं बेटा, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, तो इसको भी आप नोट करिए, डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। और इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको वजह नोट कर लीजिए, ये कहाँ खोला गया है, तो ये लद्दाख में खोला गया है बेटा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, ठीक है, नोट करिए। और एक आपका विद्यालय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो भारत के पहले सीडीएस थे, उनके बिपिन रावत, उनके नाम पर कहाँ पर एक विद्यालय खोला गया है, पहले से था, नाम चेंज किया गया है, आपको बताना है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लिखा हुआ है, अगले शैक्षणिक सत्र में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा के साथ कौन सा राज्य ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा, भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है, जल्दी से बताइए, दूसरा राज्य कौन सा बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर है आपका बिहार। कौन सा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार MBBS की पाठ्यक्रम को हिंदी में लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। और पहला राज्य कौन सा था, तो इसका पहला राज्य था मध्य प्रदेश, फर्स्ट स्टेट मध्य प्रदेश, और सेकेंड स्टेट आपका बिहार। किसमें, तो MBBS की पढ़ाई को हिंदी में लागू करने, चलो लिख लेते हैं इसको, MBBS फुल फॉर्म बताएंगे क्या, MBBS की पाठ्यक्रम, MBBS का पाठ्यक्रम को हिंदी में लागू करने वाला, हिंदी में लागू करने वाला। तो जब पहला राज्य पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और दूसरा पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। और आपसे पूछा जाए कि MBBS का फुल फॉर्म क्या है, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आता है। और इसका एग्जाम कौन कराता है, तो उसका एग्जाम कराता है नीट, ठीक है, अभी जो चर्चा में बना हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी हो सकती है, अगर आपकी मर्जी है तो हिंदी में पढ़िए, और मर्जी है तो आप अंग्रेजी में पढ़िए। इसकी भारत में शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, MP है, और दूसरा राज्य कौन सा बन गया है आपका बिहार। अगर हम बिहार से क्वेश्चन आपसे पूछें और कि अभी बिहार में जो है, आप बताइए सर्वाधिक सोना कहाँ मिला, बिहार में सर्वाधिक सोना, आप आंसर बताइए, सर्वाधिक सोना अर्थात सबसे ज्यादा सोना, भारत में सबसे ज्यादा सोने का भंडार। हम आपसे पूछे भारत में सबसे ज्यादा सोने का भंडार, लिखो जरा, इसको भी लिख लीजिए, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है, तो ये बिहार के जमुई में मिला है, नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। और अभी एक नया क्वेश्चन आया था जिसको बिहार हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बिहार सरकार ने जो है OBC आरक्षण को कितना बढ़ा दिया था, 65%, इसको भी आप नोट कीजिए जरा। तो आरक्षण जो था, आरक्षण इसको जो है कितना बढ़ा दिया था, 50 से 65% कर दिया। तो आरक्षण को 65% करने के कारण इसको जो है बिहार हाई कोर्ट, जिसमें किसको बात समझते हैं, पटना हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, तो
इसको क्या कर दिया गया है, इसको रद्द कर दिया गया है, मतलब खारिज कर दिया गया है। जो 65% आरक्षण था इसको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा रद्द किया गया है, उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो है इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके लिए ये है। ठीक है, लिखा हुआ है हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो 57वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है ये कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका लाओस। क्या बेटा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाओस। लाओस आसियान का सदस्य देश है और यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक यहीं पर होगी, अर्थात किसकी बैठक होगी, यहाँ पे कौन भाग लेगा, तो जो ये विदेश मंत्री हैं सदस्य देशों के, तो ये लोग भाग लेंगे। और ये कौन से क्रम का है, तो इसके बारे में और जानकारी अगर हम लेना चाहें तो आप लिख सकते हो आसियान। कौन सा बेटा, आसियान, ये आप नोट करिए आसियान। आसियान का जो 57वां शिखर सम्मेलन है, 57वां शिखर सम्मेलन, इसको नोट करिए, शिखर सम्मेलन। तो ये बेटा कहाँ हुआ है, तो ये लाओस में आयोजित किया गया है। कहाँ पे, लाओस। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया, लाओस। और इसमें विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है। और अगर हम बात करें कि आसियान की स्थापना कहाँ हुई है, इसको आप नोट करिए, स्थापना। तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है इसको भी आप नोट कर लीजिए। मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया, सॉरी कहाँ पे है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता, जाकार्ता। यहाँ पे इसका क्या है आपका, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। और अगर हम बात करें कि सदस्य देश कितने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, सदस्य देश, इसको नोट करिए, ये भी करेक्ट है आपका, क्योंकि इसमें एक देश जुड़ा हुआ है। तो इस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 11 है। और आपसे पूछे कि 11वां सदस्य देश कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा तिमोर लिस्ते। कौन सा हो जाएगा बेटा, तिमोर लिस्ते। इसको भी आप नोट कर लीजिए, आसियान का 11वां सदस्य देश। और इसमें आपको पूछा जाए कि भारत इसका सदस्य देश है कि नहीं है, तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत और चीन, इनको आप नोट करिए, भारत और चीन को इसमें आसियान में पूर्ण वार्ता का दर्जा दिया गया है, पूर्ण वार्ता का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप नोट करिए, सदस्य देश नहीं है फिर भी भारत और चीन को पूर्ण वार्ता का दर्जा दिया गया है। और अगर हम बात करें अगले पेज में कि आसियान के जो 11 सदस्य देश हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, आसियान के 11 सदस्य देश, 11 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो इनको भी आप कहीं पे नोट करिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो कौन कौन से देश हैं, इसको भी नोट करिए। म्यांमार है, कौन सा बेटा, म्यांमार है, म्यांमार। फिर कौन सा है, एक है आपका लाओस, लाओस। एक है आपका कंबोडिया, कंबोडिया। एक है आपका थाईलैंड, थाईलैंड। एक है आपका सिंगापुर, सिंगापुर। एक है आपका मलेशिया, कौन सा बेटा, मलेशिया। और एक है आपका ब्रुनोई, कौन सा बेटा मैंने बताया, ब्रुनोई। 8वें नंबर पे आपका कौन सा है, वियतनाम, कौन सा बेटा है, वियतनाम। एक 9वें नंबर पे है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और एक है आपका देश फिलीपींस, कौन सा बेटा, फिलीपींस। और 11वें नंबर पे अभी मैंने आपको बताया था तिमोर लिस्ते। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आसियान है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हर साल। ठीक है, और आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली सीएनजी बाइक मोटरसाइकिल पेश किया है, तो उस कंपनी का नाम क्या है, बजाज, बजाज ऑटो लिमिटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतर है क्योंकि ये सीएनजी पहली बाइक है। कौन सी है, सीएनजी बाइक। तो आपसे पूछा जा गया सीएनजी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। तो जो सीएनजी मोटरसाइकिल है किस कंपनी ने बनाया है, इसको बजाज। और अगर हम पूछें बजाज की स्थापना, बजाज कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो बजाज कंपनी की स्थापना 1945 में की गई थी। और इसका अगर हम पूछें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, बजाज कंपनी का, इसका मुख्यालय पुणे में है। कहाँ बेटा, पुणे। और पुणे कहाँ बेटा, पुणे कहाँ है, तो इसका पुणे में है, महाराष्ट्र। कहाँ पे बेटा, महाराष्ट्र। और इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं आप कह सकते हैं मालिक,
इस समय राहुल बजाज है बेटा। कौन है बेटा? राहुल बजाज। अच्छा एक बात और बताओ जरा, सीएनजी का पूरा नाम बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बेटा लिख लो इसको, पूछा जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा ये बताओ जरा, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा एलपीजी जो गैस है ये गंधहीन होती है कि गंध वाली गैस रहती है? बेटा गंधहीन गैस है बेटा, गंधहीन गैस है। गंधहीन का मतलब इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती। गंध के लिए इसमें पदार्थ मिलाया जाता है, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में क्या मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी गैस मिलाई जाती है। ठीक है, आज के अगला दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य घोषित किया गया है? तो इसका भी शिखर सम्मेलन हुआ था, 15वां कृषि समिति शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें जो है जो पहला दर्जा दिया गया है, किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी एक बांस प्रणाली मिशन स्टार्ट किया है। क्यों दिया गया है? तो इन्होंने अभी स्टार्ट किया था बांस प्रणाली मिशन, इसको स्टार्ट किया था। और जो सर्वाधिक बांस अर्थात सर्वाधिक जो है क्षेत्र को कवर करने वाला है, लगभग 21 लाख हेक्टेयर। कितना क्षेत्र में कवर करने वाला है? 21 लाख हेक्टेयर। 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को ये कवर करने वाला बांस प्रणाली मिशन। और इसको स्टार्ट किसने किया? महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये किसको मिलेगा, तो यहाँ के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, किसको? एकनाथ शिंदे, इनको मिलेगा यहाँ का ये पुरस्कार। ठीक है, इसका आयोजन अगली आज 9 तारीख है, कल के लिए, कल इसका आयोजन दिल्ली में होने वाला है, वहां पे इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि धीरेन्द्र ओझा ने किसका स्थान लिया है? तो अभी तक कौन था? तो शेफाली जी थी। कौन बेटा? शेफाली शरण थी। कौन थी? शेफाली शरण। अब शेफाली शरण के स्थान पे कौन आएंगे? तो ये आएंगे धीरेन्द्र ओझा। अगर हम बात करें पीआईबी की, किसकी बात करें? पीआईबी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम वाले पूछ लेते हैं, पुराना है लेकिन दमदार है, लिख लीजिए। पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना बेटा कब हुई थी? इसकी आप लिख लीजिए, स्थापना जो है ये 1919 में हुई थी। और अगर हम बात करें इसका जो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ बेटा? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। अब इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? अभी आपको बताया गया था कौन बनाए गए हैं। तो इसके मुख्यालय धीरेन्द्र ओझा बनाए गए हैं। पहले कौन था? शेफाली शरण थी। और अगर हम बात करें इसी की बात करें कि जो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ये काम क्या करता है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार का जो प्रचार प्रसार होता है वो यही करते हैं। कौन? पीआईबी एक संस्था है जो सरकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना का प्रसार प्रसार करने वाली मान लीजिए संस्था है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसके जो है अभी हाल ही में महानिदेशक इसको बनाया गया है, धीरेन्द्र ओझा को बनाया गया है। पहले कौन थी? शेफाली शरण थी। ठीक है बेटा, आज के लिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 9 से 11 जुलाई 2024 तक कहां पर नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये कहां पर आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। और अमेरिका में कहां किया गया है? तो इसका आंसर किया गया है वाशिंगटन डीसी में बेटा, वाशिंगटन डीसी। डीसी का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जहां पे इसका आयोजन किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो के लिए आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। नाटो अब नाटो के लिए अगर हम देखें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1949। और इसका हम पूछे मुख्यालय कहाँ है बेटा, इसका मुख्यालय आप बताएंगे क्या? इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है बेटा। कहाँ पे मैंने बताया, और ब्रुसेल्स बेचारा कहाँ है, ये बेल्जियम में है। कहाँ पे बेटा? बेल्जियम। और अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, ये बेटा नोट करिए जरा, अध्यक्ष कौन है, तो ये अभी बदल गए हैं, मार्क रूटे बन गए हैं। और इसके पहले कौन थे, तो ये इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लिया है, मार्क रूटे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सब कुछ है। और इससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि इस समय सदस्य देश कितने हैं बेटा। सदस्य देश इस समय कितने हो गए नाटो में? 32। कौन हो गए बेटा? 32। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 32वां सदस्य देश कौन सा है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। कौन सा बेटा? स्वीडन। और 31वां सदस्य देश कौन सा है? 31वां सदस्य देश तो ये हो जाएगा फिनलैंड। बेटा कौन सा मैंने बताया आपको? फिनलैंड। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि इस समय कुल कितने सदस्य देश है, तो इस समय 32 है। 32वां कौन सा है? स्वीडन है। और 31वां कौन सा है? फिनलैंड। और नाटो का अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ है, तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन है कि जो पूछा गया था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका। और आपके लिए क्वेश्चन आपका ये है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में आधुनिक हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया गया है? क्या पूछ रहा है आपसे, हाल ही में किसके द्वारा भारत में आधुनिक हल्के टैंक जो बहुत कम वेटेड होते हैं उसका अनावरण, और उसका नाम क्या रखा गया है? जोरावर। क्या नाम रखा गया बेटा? उसका नाम रखा गया है जोरावर। क्या नाम बताया मैंने आपको? उसका नाम रखा गया है जोरावर। का अनावरण कहाँ किया गया है, तो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया और कहाँ किया गया है? तो देखो अनावरण कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में बेटा। कहाँ पे? गुजरात। और गुजरात में कहा? जहां पे इसका गुजरात में हजीरा प्लांट लगा हुआ है, हजीरा प्लांट। तो हजीरा प्लांट में इसका अनावरण किया गया है। पहला आंसर, अनावरण कहाँ किया गया? गुजरात के हजीरा प्लांट में इसका अनावरण किया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है, तो इसके लिए आप लिखो जरा, इसके लिए लिख लीजिए कि जो स्वदेश निर्मित भी जोरावर टैंक है, हल्का जोरावर जो हल्का टैंक है, सबसे हल्का बनाया गया है, हल्का टैंक। तो ये बेटा किसने बनाया है, तो इसका जो निर्माण है, तो इसका निर्माण 2 लोगों ने किया है। और इसने किसने किया है, तो एक किया है DRDO ने, और इसी के साथ मिलकर किया है L&T कंपनी ने, L&T है ना, लर्सन एंड टुब्रो एक कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की, इसने किया है। इन दोनों ने मिलकर किया है जोरावर, एक हल्का टैंक बनाया गया है। अनावरण कहाँ किया गया है? गुजरात के हजीरा प्लांट में इसका अनावरण किया गया है। और अगर हम बात करें DRDO की स्थापना बेटा कब हुई थी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1958 में की गई थी। और अगर हम बात करें कि इस समय DRDO के अध्यक्ष कौन है बेटा, तो कौन है बेटा? समीर वी कामत। कौन है बेटा? समीर वी कामत। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, हाल ही में NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों का बाल श्रमिक मुक्त घोषित किया है? तो बेटा इंपॉर्टेंट है, किसको किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि NCPCR क्या होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। NCPCR नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। मतलब बच्चों का जो अधिकार है, प्रोटेक्शन मतलब उसकी रक्षा करने के लिए कमीशन बनाया गया है, नेशनल राष्ट्रीय कमीशन बनाया गया, जिसका नाम है NCPCR। इसको बेटा नोट कर लेना, तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2007 में की गई थी। और इसका बेटा मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है बेटा। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये तो हो गया आपका पूरा जीएस, अब आपसे पूछ रहा है कि NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों में बाल श्रमिक मुक्त घोषित किया है, अर्थात 14 से कम आयु के बच्चे वहां पे काम नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? झारखंड। अब अगर हम बात करें खदान कौन सी है, तो खदान का नाम लिखिए जरा,
जिसको हम लोग बोलते हैं कोडर्मा की खान। क्या बेटा? कोडर्मा, कोडर्मा। अब लिखो जरा कोडर्मा की खान, कोडर्मा की खान। और कोडर्मा की जो खान है ये कहाँ है बेटा? तो झारखंड में है। और इस खान से क्या निकाला जाता है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में अभ्रक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? और आप ये भी जानते हैं कि अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में कौन करता है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, सर्वाधिक उत्पादन जो है अपना भारत करता है। ठीक है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये है, ये हाल ही में किसे 3 वर्षों के लिए फैट FATF, क्या फैट FATF का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एलिशा डी आंद्रा। ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिशा दी आंद्रा। ठीक है, एलिशा दी आंद्रा कहाँ की है बेचारी? ये बेचारी मैक्सिको की है। कहाँ की बेटा? कहाँ की बताया मैंने? अबे नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। आंद्रा कहाँ की है बेटा? एलिशा दी आंद्रा कहाँ की है? मैक्सिको की है। तो किसका बनाया गया है ये FATF? अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 3 वर्षों के लिए बनाया गया एलिशा दी आंद्रा को, और कहाँ की है ये? मैक्सिको। और मैक्सिको कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। क्या बेटा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसको भी आप नोट कर लीजिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैक्सिको देश। अब हम बात करें FATF क्या है, इसको भी आप नोट करिए जरा। FATF तो इसका आंसर हो जाए, इसका पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए, फाइनेंशियल। इसको नोट करिए, फाइनेंशियल वित्तीय इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। टास्क का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्रवाई, है ना, कार्रवाई। और टैक्स का मतलब क्या होता है? और फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? वित्तीय। क्या होता है? वित्तीय कार्रवाई बल। किसके लिए? जो कार्य होता है, टैक्स मतलब बताना, जो कार्य होता है उसके लिए इसका स्थापना। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इस ये भी लिख लीजिए, ये स्थापना जो है इसकी 1989 में, जो आपके G7 वाले देश हैं। कौन से बेटा? G7 वाले देश, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना किया था। और अगर आपसे और पूछा जाए कि इसमें अब रूस को हटा दिया गया है, पहला क्वेश्चन तो यही आपका इंपॉर्टेंट है कि इससे जो रूस है, रूस को निष्कासित कर दिया गया है। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, निष्कासित कर दिया गया है। कब किया गया था? तो 2023 में इसमें रूस में इसको अलग कर दिया गया है। और आपसे पूछा जाएगा कि भारत सदस्य देश इसका है कि नहीं है? तो भारत सदस्य देश है। कब जुड़ा था? तो भारत 2010 में इसका सदस्य बना। किसका सदस्य बना था? इसका सदस्य बना था किसका? FATF। और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि दुनिया में जितने ब्लैक मनी है उसको व्हाइट से रोकना, और जो आतंकवाद को फाइनेंस देते हैं, अर्थात जो पीछे से पैसा पहुंचाने का काम करते हैं, उसको रोकना। तो कितने काम हो जाएंगे इसके? 2-3 काम है। एक तो ब्लैक मनी को व्हाइट से रोकना, और एक आतंकवादियों को भी रोकना। तो इसका काम है। और इससे अभी कौन अलग हुआ है? तो इससे रूस निष्कासित किया गया है। और कब अलग किया गया है? 2023 में। भारत इसका सदस्य देश है कि नहीं है? तो है। कब बना था? 2010 में इसका सदस्य बना था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि इस समय वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? इसको भी आप नोट कर लीजिए। वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो उनकी संख्या कितनी हो गई है? 89। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। और बस आपके लिए इतना ही है। क्लास कैसे लगी है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, और कल के लिए फिर हम लोग कल मिलेंगे। बस, धन्यवाद।